एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 25 फरवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन है। टारगेट की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के करंट एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सोर्सेज को हम फॉलो कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स यानी कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एंड गवर्नमेंट साइट्स की अगर हम बात करें तो पीआईबी प्लस ऑल इंडिया रेडियो। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं, प्लस चेक कर सकते हैं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग हमारे इनिशिएटिव्स, जिसमें हमने सेपरेट जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। प्लस टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, प्लस साथ में वहाँ पर आपको डेली एमसीक्यूज मिलेंगे जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंडर। ठीक है, ये एक्ट जो है वो 2020 का है, जिसके अंडर जो है वो इसको बनाया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्लियरली इसमें बताया गया है कि क्वालिटी और अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन को प्रमोट करना जो है वो इसका टारगेट है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो है वो 29 मेंबर्स होते हैं और ये अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन मेंबर्स को अपॉइंट करती है और ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी कि जो कमीशन है ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर। और फादर ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो आचार्य चरक को कहा जाता है। आचार्य चरक लास्ट टू लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में थे विद रिस्पेक्ट टू शपथ, कि वो जो डॉक्टर्स को शपथ दिलवाई जाती है उसको लेकर काफ़ी जो है वो न्यूज़ में चले हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद है पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट। ये डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 23 फरवरी को। ये मूवमेंट स्टार्ट की थी अजीत सिंह ने इन 1907 में, यानी कि 1907 में जो है वो ये मूवमेंट शुरू करी थी। और 1907 फेमस है सूरत स्प्लिट के लिए भी। मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसका बेसिक जो कारण था दैट इज़ कि एग्रीकल्चरल लॉज जो ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी उसके अगेंस्ट, मतलब प्रोटेस्ट की फॉर्म में जो है वो मूवमेंट शुरू की गई थी अगेंस्ट एग्रीकल्चरल लॉज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। और इसमें स्लोगन की अगर हम बात करें कि जो ये स्लोगन है पगड़ी संभाल जटा, इसको क्वाइन किया है एक पोइट ने, और पोइट का नाम है बांके दयाल। बांके दयाल जो है पोइट है जिन्होंने जो है वो ये मूवमेंट, ये जो मूवमेंट स्लोगन है इसको क्वाइन किया। इसका रिजल्ट क्या रहता है देखो, तो सबसे पहला रिजल्ट रहता है कि पीजेंट्स का पार्टिसिपेशन जो है फ्रीडम स्ट्रगल में शुरू, यानी कि पीजेंट्स को भी ये रियलाइज़ हो गया था कि अभी अपनी खुद की सरकार चाहिए, तभी हमारे लिए वो सोचेगी। देन उसके बाद गदर पार्टी फॉर्मेशन, जब आपकी गदर पार्टी बनी है 1912-13 में यूएसए में, तो वहाँ पर जो ये इंडियन फार्मर्स हैं इन्होंने की रोल जो है वो प्ले किया है। देन ये एक सेकुलर मूवमेंट थी। एमरजेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन पंजाब। रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म पंजाब में राइज करना शुरू करता है, जिसका हमारे को सबसे कॉमन एग्जांपल भगत सिंह के फॉर्म में जो है वो बाद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद है सोलिगा ट्राइब। सोलिगा ट्राइब रिसेंटली न्यूज़ में है और प्राइम मिनिस्टर ने 1119 यानी कि 119 यानी कि 119 जो मन की बात स्पीच है उसमें हाईलाइट किया है इस ट्राइब का रोल इन टाइगर कंजर्वेशन। टाइगर कंजर्वेशन के लिए इनका रोल जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात के 119वें एपिसोड में जो है वो हाईलाइट किया। अब ये जो ट्राइब है ये ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस फॉरेस्ट ड्वेलर्स है जो कि मोस्टली कहाँ पर मिलते हैं, तमिलनाडु और कर्नाटका। तमिलनाडु और कर्नाटका में जितने भी टाइगर रिजर्व है अब सारे के सारे साथ में जो है वो लर्न कर सकते हैं। देन यहाँ पर अगर हम इस ट्राइब का मीनिंग बात करें सोलिगा का, तो ये चिल्ड्रन ऑफ बैम्बू जो है वो इसका मीनिंग है। इनकी इकॉनमी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, पहला शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा हो गया माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। पहला क्या होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्निंग जो है वो ये एक तरह से टेक्निक है जिसमें जो है वो एक छोटे से एरिया को जो है वो पहले क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, फॉरेस्ट एरिया को क्लीन करते हैं, फिर वहाँ पर जो क्रॉप ग्रो की जाती है, फिर कुछ सालों बाद उसको चेंज करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं। हनी इनकी जो डाइट होती है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, हनी यानी कि अगर हम बात करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो दैट मीन्स हनी बीज को ये काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद नेचर कंजर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो इसको हम एज एन एग्जांपल भी अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। टाइगर कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई है 2006 में। ठीक है, और ये बनी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर। और प्रोजेक्ट जो टाइगर है वो लॉन्च किया गया था 1973 में। ऑलरेडी जो है वही क्वेश्चन आपसे जो है पूछा गया है और हम इसको डिस्कस भी काफ़ी बार कर चुके हैं। टोटल जो अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व्स की, तो अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो वो है 57। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये अभी न्यूज़ में चल रही है काफ़ी। ये एक प्राइवेट लैंडिंग आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसकी एक प्राइवेट लैंडिंग आर्म है जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस ग्रुप, फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये इसको एस्टेब्लिश किया गया है 1956 में एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की स्पेशल एजेंसी भी है एक तरह से, और फोकस करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर
ठीक है, इन किस तरह से जो है इन्वेस्टमेंट की जा सकती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसके ऊपर ये फोकस करते हैं। हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो वह वॉशिंगटन डीसी में, और इसके प्रेसिडेंट अगर हम बात करें तो जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो प्रेसिडेंट होता है वही जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का भी प्रेसिडेंट होगा, और भारत जो है वो इसका मेंबर है। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें अलॉन्ग विद आईएमएफ बनाई गई है 1944 में। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके बाद जो है वो वर्ल्ड बैंक को बनाया गया, एक तो ये पॉइंट। और हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का भी जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? 1945 में यूनेस्को को बनाया गया था, उसका हेडक्वार्टर कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है HKU5 CoV2 वायरस। ये न्यू बैट कोरोना वायरस है जो अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है वुहान चाइना में, लेकिन अभी कोई केस जो है वो इसमें ह्यूमंस में नहीं देखा गया है, और इसके जो सिम्टम्स है वो भी अभी तक जो है वो अननोन है। ये एक बैट वायरस है यानी कि जूनोटिक डिजीज़। उसका नेक्स्ट है जैग्रोस माउंटेन। जैग्रोस माउंटेन अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल एशिया में है। 3 कंट्रीज सेंट्रल एशिया की, टर्की, ईरान और इराक। टर्की, ईरान और इराक, इन तीनों में एक्सटेंशन है इसका, और लेंथ अगर हम बात करें तो 1500 किलोमीटर। हाईएस्ट पीक अगर हम यहाँ पर बात करें तो माउंट देना जो है वो यहाँ पर हाईएस्ट पीक है, और ये रीजन जो है वो लाइमस्टोन और शेल रॉक में जो है वो काफ़ी एनरिच है, मतलब रिच रीजन है। यहाँ पर जो है आपको लाइमस्टोन और शेल रॉक जो देखने को मिलेगी। जहाँ पर भी लाइमस्टोन देखने को मिलता है जनरली वहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होती है कि यहाँ पे जो पानी है वो अंडरग्राउंड फ्लो करता है, यानी कि रिवर अंडरग्राउंड जो है फ्लो करती है। और हमारे भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो अंडरग्राउंड फ्लो करती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट है जोनल काउंसिल। अभी रिसेंट मीटिंग भी हुई थी एक जोनल काउंसिल की वेस्टर्न, तो उसके रिगार्डिंग ही हमारे लिए जो है वो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम बेसिक बात करें जोनल काउंसिल की, तो एक स्टेटरी बॉडी है जिसको बनाया गया है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर, पहला पॉइंट। देन जोन्स की अगर हम बात करें तो टोटल नॉर्थ सेंट्रल ईस्टर्न वेस्टर्न साउदर्न और नॉर्थ ईस्ट, तो टोटल कितने हैं? 6 जोन्स है। ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्थ सर्कल में, नॉर्थ जोन में, तो पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, JNK, राजस्थान और लद्दाख, ये जो है वो नॉर्थर्न जोनल काउंसिल में आते हैं। सेंट्रल में अगर हम बात करें तो MP, UP, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सेंट्रल में आते हैं। ईस्टर्न में अगर हम बात करें तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। वेस्टर्न में अगर हम बात करें तो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। देन साउदर्न में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज में पौंडुचेरी। और नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो एक स्पेशल अलग से बनाया गया था। नॉर्थ ईस्ट का जो जोनल एक्ट था वो अलग बना है, और 1971 में यह बनाया गया था, जिसमें आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट आती है इंक्लूडिंग सिक्किम। चेयरपर्सन अगर हम बात करें तो जो जनरल काउंसिल की मीटिंग होती है उसको प्रिसाइड करते हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री, और मेंबर्स इसमें स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और यहाँ पर टारगेट जो है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मेंस के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से लिंक करता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एक पहला क्वेश्चन। सेकेंड उसके बाद कि क्या नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया और UAE। अभी रिसेंटली काफ़ी जो है वो बाइलेटरल डिसीजंस दोनों के बीच में लिए जा रहे हैं, इंडिया UAE के बीच में। और UAE जो है वो हमारा जो है वो क्लोजेस्ट फ्रेंड है, इन्वेस्टमेंट भी हमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, प्लस हम एनर्जी के लिए भी UAE के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। तो UAE और भारत के बीच में आज से 3 साल पहले एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस एग्रीमेंट का नाम था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आज से 3 साल पहले इन दोनों के बीच में जो है एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसका नाम था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर जो है वो प्रमोट करना। साइन हुआ था कब? 18 फरवरी 2022 में। तो इसको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और ये फर्स्ट डीप एंड फुल फ्लेज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था इंडिया और UAE के बीच में। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या जा रहा है, या क्या टारगेट यहाँ पर रखा जा रहा है, क्या यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है मेन, तो बाइलेटरल ट्रेड को जो है वो लेकर जाना है $100 बिलियन तक। तो दोनों नेशंस का ये टारगेट है कि बाइलेटरल ट्रेड कितना पहुँच जाना चाहिए, $100 बिलियन तक। लेकिन ट्रेड डेफिसिट को हमेशा जो है वो भारत सरकार को यहाँ पर माइंड में रखना है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस अगर हम बात करें दोनों नेशंस के बीच में, तो एस्टेब्लिश्ड हुए थे 1972 में, और 1972 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर भी रहता है, क्योंकि 1971 में देखो इंडो पाक वॉर हुई थी, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, उसके बाद फिर
हमारे एक अगर हम बात करें एक मुस्लिम कंट्री का हमारा जो है वो दोस्त बनना, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पे, क्योंकि हमने जो है वो एक बात अगर हम नॉर्मली बात करें तो ह्यूमनिज़्म की तरफ, ह्यूमन राइट्स की तरफ जो हम फोकस किया हमने, और बांग्लादेश को एक आज़ाद, बांग्लादेश को आज़ाद कराने में हमारे जो है वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करी, पहला पॉइंट। और सेकेंड उसके बाद कि वहाँ पर गवर्नमेंट भी बनाई है, ठीक है, तो गवर्नमेंट बनाने के लिए भी रोल किया, एनेक्स नहीं किया है, तो उसके बाद से यूएई जो है वो हमारा अच्छा दोस्त बन गया डिप्लोमेटिक लेवल पर। और एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो डेजर्ट ईगल जो है वो बायलेटरल एयर एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड यूएई, और डेजर्ट साइक्लोन जो है वो होती है अगर हम बात करें तो ये होती है मिलिट्री एक्सरसाइज। तो डेजर्ट साइक्लोन मिलिट्री और डेजर्ट ईगल जो है वो एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई। प्लस साथ में एक पॉइंट आपको और याद रखना है, इंडिया, यूएई और यूएसए ये जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं अभी हर फ्रंट पर, ठीक है, I2U2, ठीक है, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, तो ये एक I2U2 ग्रुप हो गया, ठीक है, न्यू क्वाड इसको कहा जाता है, जिसमें ये आपस में कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ पीएम आवास योजना, अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रही है पीएम आवास योजना, ठीक है। रिसेंटली जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो है वो सेकंड फेज़ जो है वो इसकी लॉन्च करी है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, और इसको लॉन्च किया गया है 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। तो कब लॉन्च की गई है ये? 2016 में। और टारगेट क्या है? पक्का हाउस जो है वो रूरल एरियाज़ में लेकर जाना, बनाना, उनके लिए उन्हें पैसा प्रोवाइड करना, ताकि हम पॉवर्टी एलिमिनेशन को, पॉवर्टी को एलिवेट कर सकें, मतलब पॉवर्टी को एलिमिनेट करने का हमारे यहाँ पर जो टारगेट है। और फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो ₹70,000 तक दी जा रही है, प्लस इंटरेस्ट रेट भी इसमें काफ़ी कम जो है वो दिया जा रहा है। तो ओवरऑल टारगेट क्या है सरकार का कि पॉवर्टी, हंगर, ऐसी प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करना, प्लस जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करना यहाँ पर जो है सरकार का टारगेट है। और इससे क्या है फिर जो DPSP है वो भी प्रमोट होंगे, स्पेशली अगर हम बात करें आर्टिकल 40 जिसमें विलेज पंचायत के बारे में कहा गया है, तो पंचायत का रोल यहाँ पर काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जब से होने लगे हैं तब से पंचायत का जो रोल है वो बहुत कम हो गया है। तो ये भी एक कंसर्न है जिसको हम पंचायत के रिगार्डिंग बता सकते हैं अगर हमें पंचायत के ऊपर कोई क्वेश्चन लिखने के लिए आता है। और पंचायत की अगर हम बात करें तो वो जो है वो एक तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल होते हैं, उसमें होते हैं ग्राम सभा, रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे होंगे, ठीक है, इलेक्ट जो हमारा प्रधान होता है वो इलेक्टेड होता है, हम उसको इलेक्ट करते हैं, और हम ये कहते हैं कि डोर स्टेप जो गवर्नेंस है उसको पंचायती राज सिस्टम प्रमोट करता है। ये एक की पॉइंट हो गया। सेकंड की पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक ग्राम सभा होती है, वो ग्राम सभा जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल होती है, प्लस पंचायत जो है वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जो है वो हमें लेकर जाती है। आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डायरेक्टली लिंक करता है विलेज पंचायत के साथ, जो कि DPSP में गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर जो है वो मैंशन है। देन उसके बाद धर्म गार्डियन, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान, और अभी इसका रिसेंट एडिशन जो है वो यहाँ पर हुआ है जापान में। तो धर्म गार्डियन जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान। एक एक्सरसाइज है मालाबार, मालाबार एक्सरसाइज जो है क्वाड ग्रुप की एक्सरसाइज है, और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है वो इन्वॉल्व है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद एट द एंड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो सेकंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर हुई? सेकंड क्वेश्चन है सॉइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी 2015 में, कहाँ से या कौन सी स्टेट ने जो है उसको लॉन्च किया था? फादर ऑफ द इंडियन इकॉनमी किसे कहा जाता है? और फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया किसे कहा जाता है? प्लस साथ में जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा दैट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या एनवायरनमेंट डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 5 क्वेश्चंस है, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई होप जितने भी करंट अफेयर आज हमने डिस्कस किए हैं ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलता है कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ।